हे एवरीवन, तो अन्य टिप्पणियां हैं उसको हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है ई ब्लड सर्विस ऐप। देख लेते हैं ई ब्लड क्या है। देखिए, कोरोना वायरस के चलते जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नीडी लोग हैं जिनको ब्लड की जो है ज़रूरत है, तो जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल से 25 जून 2020 को ई ब्लड सर्विस ऐप स्टार्ट किया। अब आपको ये जानना है कि कौन सी सोसाइटी की हेल्प से? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ई ब्लड सर्विस ऐप। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि ऐप के माध्यम से सरकार का उद्देश्य उन लोगों की चिंताओं को समाप्त करना है जिन्हें नियमित रूप से रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एप्लीकेशन जो है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वो शहर में ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता के बारे में जानकारी देगा कि किस शहर में कितना ब्लड जो है अवेलेबल है, किस किस कैटेगरीज का। ठीक है, एक व्यक्ति को एक बार में 4 यूनिट रक्त के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। एक व्यक्ति, अगर एक कोई इंडिविजुअल है, वो 4 यूनिट ब्लड एक बार में ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, ई ब्लड जो है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, सी-डैक की ई रक्त कोष टीम द्वारा विकसित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये सी-डैक की ई रक्त कोष टीम द्वारा स्टैब्लिश किया गया है और विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो क्या है? 16 जून 2020 को स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD ने विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक है वो कौन जारी करा है? IMD। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। और ये जो है, इसमें भारत का जो स्थान है वो 43 है। कितना है? 43 है। भारत का स्थान कितना है? 43 है। सिंगापुर ने 63 देशों की सूची में अपना जो है शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। किसमें? ये विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक है। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। ठीक है, भारत का स्थान है 43, याद रखिएगा। प्रतिस्पर्धा में भारत का स्थान 43 है और सिंगापुर पहले स्थान पे है। टोटल कंट्रीज जो थी वो 63 थी। अब नेक्स्ट हमारा है सिरपुरकर आयोग। ठीक है, सिरपुरकर आयोग क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में मुठभेड़ कांड की जांच के लिए गठित सिरपुरकर आयोग, कौन सी आयोग? सिरपुरकर आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब पशु चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार, ठीक है, के बाद उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार 4 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में मौत की जांच के लिए न्यायालय ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश VS सिरपुरकर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच की। मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ पे ये घटना हुई थी, जो पशु चिकित्सक है उनके साथ जो है जिस तरीके से व्यवहार किया गया, उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है VS सिरपुरकर आयोग। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए अग्रवाल आयोग क्या? उत्तर प्रदेश में सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे और उनके साथियों द्वारा अंजाम किए गए बिकरू कांड, ठीक है, बिकरू कांड में, और उसके बाद विकास दुबे और समेत उनके अन्य साथियों की मुठभेड़ में साथियों के पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की जांच करने के लिए क्या किए हैं? एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है अग्रवाल आयोग। ठीक है, तो ये जो अग्रवाल हैं, जो ये शशिकांत अग्रवाल इनका पूरा नाम है, ये जो है रिटायर्ड जस्टिस हैं, जज हैं, और इस आयोग के अध्यक्ष होंगे यही। ठीक है, कौन? शक्तिकांत अग्रवाल जी। और इस आयोग का जो मुख्यालय है वो कानपुर में होगा। आयोग का मुख्यालय कहाँ? कानपुर में होगा। इसका कार्यकाल फिलहाल 2 महीने का तय किया गया है। ठीक है, 10 जुलाई को पुलिस एवं विकास दुबे के बीच हुई मुठभेड़ में गहनतापूर्वक जांच करेंगे कि आखिर में ये मुठभेड़ था भी या फिर जो है एनकाउंटर किया गया था, गोली मार दिया गया था। ठीक है, तो एनकाउंटर ऐसे नहीं करते हैं। जब कोई शरारत हो जाता है तो उसका एनकाउंटर नहीं किया जाता, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन अब ये जो है ये क्या है जांच, ये पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दुनिया के टॉप 5 बिलियनर्स। ठीक है, तो जो है नाम है और संपत्ति है। टॉप 5 कौन है? देखिए, जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस जो है वो 189.3 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। ठीक है, बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। फिर थर्ड पे है बिल गेट्स, फोर्थ पे है मार्क जुकरबर्ग और फिफ्थ पे है एलन मस्क। ठीक है, फिर से देख लीजिए। फर्स्ट पे है जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। सेकंड पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। थर्ड पे है बिल गेट्स। फोर्थ पे है मार्क जुकरबर्ग और फिफ्थ पे है एलन मस्क। ठीक है, तो जो है जेफ बेजोस जो है वो फर्स्ट पे है। अब देखिए स्वर्णा सब-1। ठीक है, स्वर्णा सब-1 क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मनीला में स्थित, कहाँ पे? मनीला में स्थित है। ये चावल अनुसंधान है स्वर्णा सब-1। ठीक है, ये जो है जल प्रतिरोधी धान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल प्रतिरोधी धान है। और असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसान 2009 में स्वर्ण सब-1 उत्पादन कर रहे हैं।
ठीक है। जो बाढ़ से जो प्रभावित जो एरिया है आसाम में, वो जो है कौन सा धान, स्वर्ण सब वन धान का उत्पादन कर रहे हैं। ये जल प्रतिरोधी है, जल से वो सड़ता नहीं है। संकल्प पर्व क्या है, देखिए संस्कृति मंत्रालय ने पेड़ों को लाने के लिए लगाने के लिए 28 जून से जुलाई 2020 तक स्वर्ण संकल्प का आयोजन किया है। इसमें क्या होगा कि उन 5 पेड़ों को लगाया जाने की प्राथमिकता दे रहे हैं जो हमारे देश की हर्बल विरासत का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 5 पेड़ ऐसे हैं जो हमारे देश की हर्बल विरासत हैं। कौन कौन से, जैसे बरगद हो गया, आंवला हो गया, पीपल हो गया, अशोक हो गया और बेल हो गया। ठीक है, तो ये हर्बल विरासत है हमारे देश की। बरगद कौन कौन सी एग्जाम में आ सकता है, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। ठीक है, तो आपको 2 चीजें इजिली याद हो जाएंगी, बरगद और पीपल। यहाँ पे बरगद और पीपल देखी होंगी, हमारे ऐतिहासिक महत्व की चीजें बरगद और पीपल। याद रखना है आपको अशोक, बेल और आंवला। ठीक है, अशोक, बेल और आंवला, बरगद, पीपल। अब देखिए गैर परिकल्पना क्या है, गया परिकल्पना। ठीक है, गया हाइपोथेसिस। तो देखिए जेम्स लवलॉक द्वारा प्रस्तुत किया गया गया परिकल्पना एक पारिस्थितिकी सिद्धांत है। क्या है ये, एक जो है पारिस्थितिकी सिद्धांत है ये गया परिकल्पना। इसके अनुसार सभी जीवित प्राणियों तथा भौतिक संसार के मध्य एक जटिल अंतःक्रिया प्रणाली होती है। तो जितने भी लिविंग जो है बीइंग हैं, जितने भी लिविंग बीइंग मतलब लिविंग जो है ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी, और फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट समझ रहे हैं, जो सांसारिक भौतिक दुनिया है, उनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, अंतरक्रिया होती है, जिस पर परस्पर संतुलन बना रहता है, जिसकी वजह से संतुलन जो है वो बना है, एस्टेब्लिश है। देखिए जेम्स लवलॉक है, उनकी जो है गया परिकल्पना जो है, उन्होंने एकीकृत प्रणाली के रूप में पृथ्वी की प्रकृति के संदर्भ में पारंपरिक सोच को चुनौती दी है। अभी तक क्या है, पृथ्वी की गति एवं अस्तित्व को यांत्रिक नजरिए से देखा जा रहा था, जबकि इनका मानना है कि पृथ्वी एक जीवित जीव की तरह काम कर रही है। यह एक जीवन व स्व-विनिमय प्रणाली का हिस्सा है जो ग्रह को जीवन के लिए एक उपयुक्त आवास के रूप में बनाए रखने के लिए भौतिक और रासायनिक वातावरण में हेरफेर। तो मतलब अभी तक हम क्या देख रहे थे, ये चीजें पहले से भी थी, लेकिन अभी ये जो है अब हाइपोथेसिस के रूप में आ गई है। देखिए अब जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, वो रोटेट कर रहा है, रिवोल्यूशन भी हो रहा है उसमें। ठीक है, सन की वजह से उसमें जो है लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात क्या है कि जो अर्थ एक लिविंग बीइंग की तरह काम कर रहा है, मतलब एक जीव जो है जंतु की तरह काम कर रहा है, जीव प्राणी की तरह काम कर रहा है। उसमें चाहे वो बड़े जीव हो चाहे वो छोटे जीव हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उनके बीच जो है क्या होता है, अंतर जो है क्रिया होती है, और उसके बाद जो है उसकी वजह से ये जो सिस्टम है जो बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने कहा है, और ये परिकल्पना है गैया परिकल्पना, और किसकी है ये है जेम्स लवलॉक की। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा है हचालू हंदेसा। हचालू हंदेसा क्या है ये हचालू हंदेसा? देखिए इथोपिया के राजनीतिक संगीतकार एवं गायक हचालू हंदे को गोली मारकर हत्या की गई है इनकी। ठीक है, न्यूज में था, हचालू हंदे को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके विरोध में इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, ठीक है, इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए, जिनके विरुद्ध पुलिसिया दमन में कम से कम 160 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ठीक है, हचालू हंदेसा राजनीतिक गायक थे और अक्सर राज्य आधारित शोषण के विरुद्ध गाते थे। ठीक है, राज्य के पर आधारित शोषण के विरुद्ध ये गाया करते थे। और हकालू इथियोपिया अरोमो संगीत का प्रतिनिधित्व, कौन से अरोमो, अब ये पूछ लेंगे अरोमो क्या है, तो अरोमो एक संगीत है, उसका जो है रिप्रेजेंटेशन थे, जो प्रतिरोधी संगीत का एक अफ्रीकी शाखा है। मतलब क्या है कि किसी के जो है लिए अगेंस्ट प्रतिरोध कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है हाँ, तो इन्होंने जो है इंटरव्यू में जो है अपने इथियोपिया सरकार की आलोचना की थी, और हमेशा वो अक्सर करते रहते थे अपने गायन के माध्यम से, तो उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। अब नेक्स्ट हमारा है मनोदर्पण पहल। क्या है मनोदर्पण पहल? ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास HRD जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल प्रस्तुत की है। ये किसने? HRD ने की है। और मनोदर्पण पहल है, क्या है मनोदर्पण? यह जो है पहल छात्रों और शिक्षकों के और अभिभावकों को मनोसामाजिक जो है समर्थन प्रदान करती है, और मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई से संबंधित उनके मुद्दों को संबोधित करती है। तो किसके बीच? छात्र, शिक्षक और अभिभावक। साइकोलॉजिकल जो है चीज़ों को देखती है, साइकोलॉजिकल पक्ष को देखती है, उनका इंटरेक्शन देखती है, और बच्चे के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा के ऊपर
क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज़ समझा जाता है। यह मानव पूंजी को मजबूत करने और शिक्षा क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने और पहलों को बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। किसका? आत्मनिर्भर भारत अभियान का। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, मनोदर्पण मतलब होता है मन का दर्पण, और मन का दर्पण क्या होता है, इसको हम जो है किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते कि कोई इंस्ट्रूमेंट है और हम मेजर कर लें कि अभी इंसान क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। हम साइकोलॉजी के थ्रू उसकी बातों को समझ सकते हैं, हम एनालिसिस की तरह समझ सकते हैं, हम उसके ऊपर केस स्टडी कर सकते हैं, हम जो है सर्वे कर सकते हैं, लोग क्या महसूस करते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो अब जो है बच्चे किस कंडीशन में हैं, टीचर से उनका कैसा इंटरेक्शन है और पेरेंट्स से कैसा इंटरेक्शन है, उसकी वजह से जो बच्चों का भविष्य जो है बिल्कुल डिपेंड करता है कि बच्चे जो है किस तरीके से इंटरलेट कर पा रहे हैं लोगों से। तो ये जो मनोदर्पण है ये तीनों लोगों में एक कॉम्बिनेशन बना के रखेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। नेक्स्ट है डबल डेकर मालगाड़ी के संचालन। ठीक है, डबल डेकर मालगाड़ी का संचालन। तो देखिए, भारतीय रेलवे ने देश में पहली बार OHE, ठीक है, OHE विद्युत खंडों पर डबल डेकर मालवाहक रेलगाड़ियों का संचालन में सफलता जो है प्राप्त की है। ठीक है, और विश्व में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। किसके लिए? भारतीय रेलवे ने पहली बार OHE विद्युत खंडों पर डबल डेकर, ठीक है, OHE विद्युत खंडों पर डबल डेकर गाड़ियां, मालवाहक गाड़ियां चलाई है। देखिए, भारतीय रेल के प्रयागराज स्थित कोर अर्थात केंद्रीय रेल विद्युत संगठन ने यह कारनामा गत 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर से, कहाँ से? गुजरात के पालनपुर से बोटाड खंड से 270 किलोमीटर विद्युत मार्ग पर पहली डबल डेकर ट्रेन परिचालन में सफलता प्राप्त की है। कहाँ से? जो प्रयागराज स्थित कोर है अर्थात केंद्रीय विद्युत संगठन ने यह काम किया है। गुजरात से पालनपुर के लिए 270 मीटर के लिए डबल डेकर जो है ट्रेन चली थी। देखिए, अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो जिन रूटों पे डबल डेकर रात्रि ट्रेनें चलाई जा रही हैं वहाँ OHE की ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई है। ठीक है, OHE आप देखते हैं ना, उसके ऊपर जो वायर्स वगैरह होते हैं, तो अभी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ाई नहीं गई है। जिन रूटों पर डबल डेकर मालवाहक ट्रेनें चल रही हैं वे सभी डीजल रूट हैं। ठीक है, डीजल रूट हैं। और देखिए, जो OHE तार है उनकी ऊंचाई 5.60 मीटर होती है, जबकि डबल डेकर में जो ऊंचाई होती है वो और ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं होगी तो फिर कैसे? क्योंकि अब सिंगल है ना, डबल उसके ऊपर बढ़ जाएगी, तो जो वायर्स होते हैं ऊपर उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इसको देखते हुए कोर जो है मतलब इलाहाबाद ने गुजरात के पालनपुर से बोटाड, कहाँ से? गुजरात के पालनपुर से बोटाड खंड के लिए 270 किलोमीटर ऊंचाई प्रखंड पर OHE की ऊंचाई बढ़ाकर 7.57 मीटर कर दिया, 7 मीटर 57 सेंटीमीटर कर दिया है। तो ये है पूरा स्थिति। और नेक्स्ट हमारा किसान रेल। ठीक है, किसान रेल हमने पहले भी पढ़ा था, कई बार पढ़ लिया है, देख लीजिए एक बार। देखिए, भारतीय रेलवे ने खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए जो पेरिसेबल गुड्स हैं जो जल्दी से खराब हो जाते हैं, जैसे हमारे फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, तो उनके लिए किसान रेल की सेवा शुरू कर दी है। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली में, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली में और बिहार के दानापुर के बीच। तो ये इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में चलेगी, देवलाली टू दानापुर। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र टू बिहार। ये ट्रेन 2020 तक किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को साकार करेगी। 2022 तक, कब तक आय दुगना करना है? 2022 तक किसानों की आय जो है दुगनी करने की बात की जा रही है। तो जो है उसके लिए जो है ये होगा, और जो ये लक्ष्य है वो रेलवे के लिए रेलवे के शुभारंभ के साथ किसानों की आय को दुगना करने में मदद करेगी। ठीक है ना, एक अच्छा शुभारंभ है और जो आय है उसको दुगना करने में मदद करेगी। देखिए, फ्रोजन कंटेनरों के जरिए ट्रेन मछली, मांस और दूध के समावेश के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय कोल्ड, किसके लिए? मछली, मांस, दूध है ना, उनके लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय कोल्ड आपूर्ति श्रृंखला भी बनाने की उम्मीद की जा रही है। तो ये हमारा था। नेक्स्ट हमारा है व्यापार माला एक्सप्रेस। ठीक है, क्या है व्यापार माला एक्सप्रेस? तो देखिए, उत्तरी रेलवे ने नई दिल्ली से त्रिपुरा, कहाँ से? नॉर्दर्न रेलवे ने नई दिल्ली से त्रिपुरा में जिरानिया तक की पहल, त्रिपुरा में कहाँ तक? जिरानिया तक की पहल पर व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई है। क्या चलाई है? व्यापार माला एक्सप्रेस। ट्रेन को गोनियाना स्टेशन, पंजाब गोनियाना स्टेशन से गेहूं और दिल्ली किशनगंज स्टेशन से चावल और दलहन के साथ लोड किया गया है। यह उत्तर रेलवे की अपनी तरह की पहली पहल है। यह छोटे व्यापारियों के लिए, जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए रेलवे के माध्यम से अपने माल को स्थानांतरित करने के लिए प्रभावी होगी। तेज और पर्यावरण सुरक्षित परिवहन के साधन की जो है प्राप्ति होगी इससे। ठीक है,
तो व्यापार माला योजना समझ गए ना, दिल्ली से त्रिपुरापुर के लिए है, दिल्ली से त्रिपुरापुर में जिरानिया के लिए है, जिससे जो है जो आपके गेहूं चावल और जो दलहन है वो सब स्थानांतरित किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है जो आपका है पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग डबल डेकर कंटेनर। जो पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग है डबल डेकर कंटेनर की बात करें, देखिए डबल स्टैक्ड कंटेनरों को चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युत रेल सुरंग फिट है, जो अगले 12 महीने में पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का काम शुरू कर देगी। यह सुरंग हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले को जोड़ती है। किसको? हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले को जोड़ती है। पार के अनुभवी क्षेत्रों के संदर्भ में यह भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंगों में से एक है। सुरंग से डबल डेकर कंटेनर माल ट्रेन 100 किलोमीटर से अधिक गति से चलने में सक्षम होगी। तो क्या होगा? 100 किलोमीटर से अधिक गति में चलने से सक्षम होगी। समर्पित फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि DFCCIL परियोजना का जो है कार्यान्वयन एजेंसी है इसकी। अब रेल साइकिल क्या है? देखिए विशाखापट्टनम के पास NTPC हिमाद्री संयंत्र ने एक रेल साइकिल विकसित की है। किसने? विशाखापट्टनम के पास NTPC हिमाद्री संयंत्र ने एक रेल साइकिल विकसित की है। किसने की है? विशाखापट्टनम के पास NTPC ने हिमाद्री संयंत्र में, हिमाद्री संयंत्र याद रखिएगा, एक रेल साइकिल विकसित की है। अब इससे क्या होगा कि इस तरह का यह पहला जो है मॉडल है जिसके द्वारा वर्षा के दौरान आपातकालीन स्थानों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। यह रेल साइकिल जो है एक हल्के वजन की संरचना है। यह कोविड-19 के कारण बंद जो है सेक्शन या कम ट्रैफिक पर गश्त करने के लिए उपयोगी होगी। तो ये हो गया हमारा। अब OHE निगरानी ऐप क्या है? देखिए ये है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप। ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप ये जो है तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन में देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगी। ठीक है, अब क्या होगा? ऐप को समूचे देश की जानकारी के आधार पर तैयार किया जाएगा और ये जो है रेलवे के इतिहास में 1 जुलाई 2020 को ट्रेनें पहली बार 100% ट्रेनें निर्धारित समय पर अपने गंतव्य पर पहुंची। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ। ये जो है बहुत यूजुअल है कि ट्रेनें निर्धारित समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचती नहीं है इंडिया में। हालांकि इन ट्रेनों की कुल संख्या 201 थी। रेलवे का इससे पिछले वर्ष सबसे अच्छा रिकॉर्ड 23 मई 2020 को हुआ। मतलब एक डेट बता रहा है कि इस डेट पे गंतव्य पे पहुंची थी, है ना। ये इनके लिए सरप्राइजिंग चीज़ है। तो 99.5% ये रहा था। तो ये जो है हमारा हो गया। ये मतलब क्या है? ये जो है रेल साइकिल जो हमने देखा था, ये जो है ऐसी कोई जगह जहाँ पे आपातकालीन स्थानों पर जो है आसानी से पहुंचा जा सकता है। रेल साइकिल हल्के वजन की संरचना होती है। कोविड-19 के कारण बंद सेक्शन या कम ट्रैफिक या गश्त लगाने के लिए इसका उपयोग किया था। तो और दूसरा क्या है? OHE निगरानी ऐप। ये जो है जो ट्रेनें लेट चल रही हैं उनको जो है मैनेज करने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो ताकि लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, वो सारी चीज़ें कर देंगे। अब हमारा है 1-लाइनर परीक्षा उपयोगी तथ्य। ठीक है, इसको हम जो है कवर करेंगे। इसमें हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नियुक्तियाँ, निधन योजना, विविध, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।